हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड, जो कि पॉलिटिकल साइंस है। और पॉलिटिकल साइंस की यूनिट फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक है लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। और आज हम इस उदारवाद के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद, उसके बाद नेगेटिव लिबरलिज्म यानी कि नकारात्मक उदारवाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉजिटिव लिबरलिज्म यानी कि सकारात्मक उदारवाद, और एंड में हम पढ़ेंगे इन सबके की पॉइंट यानी कि मुख्य बिंदु। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, ये जो उदारवादी विचारधारा है ये कैसी है, अत्यंत गतिशील एवं लचीली है। यानी कि कैसी है, लिबरल आइडियोलॉजी इज एक्सट्रीमली डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। 18वीं शताब्दी से इसका प्रभाव विद्यमान है तथा इसका निरंतर विकास हो रहा है। यानी कि 18th सेंचुरी एंड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, इसको याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म बिगन इन अपोजिशन टू द मिडिवल फेडरल यानी मोनार्कियल एंड पेपल सिस्टम। यानी कि मध्यकालीन सामंतवादी राजतंत्रीय एवं पोपशाही व्यवस्था के विरोध में क्या हुआ, क्लासिकल लिबरलिज्म का उदय हुआ। अब ये देखते हैं सबसे पहले मध्यकालीन व्यवस्था क्या है। ये व्यवस्था यूरोप में 5वीं और 15वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। मिडिवल सिस्टम क्या था, दिस सिस्टम वाज प्रिविलेंट इन यूरोप फ्रॉम द 5th टू द 15th सेंचुरी। इसमें समाज 3 वर्गों में बटा था। सोसाइटी कैसी थी, डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, राजशाही, किंग, कुलीन वर्ग, नाइट्स और लॉर्ड्स, और आम जनता। आम जनता में कौन थे, किसान और श्रमिक, यानी कि मोनार्की, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल, फार्मर एंड वर्कर्स। तो ये था मध्यकालीन व्यवस्था। नेक्स्ट था हमारा सामंतवादी व्यवस्था यानी कि फ्यूडल सिस्टम। ये प्रणाली फ्यूडलिज्म के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ भूमि और ताकत कुलीन वर्गों के हाथ में होती है। दिस सिस्टम इज नोन एज फ्यूडलिज्म वेयर लैंड एंड पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ द नोबल क्लासेस। यानी जो पावरफुल लोग होते हैं उनके हाथ में क्या होती है, जो वहाँ की भूमि होती है और जो भी पावर होती है सब उनके पास होती है। किसानों ने अपनी भूमि के बदले में कुलीन वर्ग को सेवाएं प्रदान की। यानी कि जो पावरफुल लोग हैं, पीसेंट जो प्रोवाइड सर्विस इन द नोबल क्लासेस जो हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, उनकी भूमि पर काम करते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसका की पॉइंट है राजतंत्रीय व्यवस्था यानी कि मोनार्कियल सिस्टम। इसमें क्या होती है, सत्ता या एक सम्राट या एक राजा के हाथ में होती है और राजा की शक्तियां अत्यधिक होती हैं। यानी कि इसमें क्या होती है, पावर इन द हैंड्स ऑफ एन एम्परर और किंग। यानी एक ही जो व्यक्ति है बस पावरफुल वही है और बाकी जो है सब उसके नीचे उसके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारी पोपशाही व्यवस्था। ये पद्धति रोम के पोप की धार्मिक और कुछ हद तक राजनीतिक सत्ता को दर्शाती है। दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट द रिलीजियस एंड टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकल पावर ऑफ द पोप ऑफ रोम। पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। पोप क्या होते हैं, हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च, और उनके पास विशाल धार्मिक प्रभाव होता है। ये याद रखिएगा। ये थी पोपशाही व्यवस्था। ये हमने क्यों पढ़ी, देखिए यहाँ पर जो था, ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म था ये कब आया था, ये मध्यकालीन व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, राजतंत्रीय एवं पोपशाही व्यवस्था के विरोध में आया था। तो हमें ये की पॉइंट जरूर देखने थे कि ये क्या है। तो हमने पढ़ा मध्यकालीन किसको माना गया, 5वीं से 15वीं शताब्दी को। सामंतवादी कौन थे, जहाँ पर क्या मतलब एक ही कुलीन वर्ग के हाथ में सब कुछ होता था और किसान उनके लिए काम करते थे। उसके बाद राजशाही व्यवस्था हमने पढ़ी, उसके बाद हमने पोपशाही व्यवस्था पढ़ी। इन व्यवस्थाओं में मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संरचनाओं को आकार दिया। ये जो सारी व्यवस्थाएं थी इन्होंने किस चीज को शेप दिया, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ मिडिवल यूरोप। उदारवाद का मध्यम वर्ग की विचारधारा के रूप में हुआ। लिबरलिज्म इमर्ज एज द आइडियोलॉजी ऑफ द मिडिल क्लासेस। ये विचारधारा बड़ीवाद के विरोध में आई। अब ये बड़ीवाद क्या है, लिबरल आइडियोलॉजी कम इन अपोजिशन टू मर्केंटलिज्म। आइए देखते हैं ये बड़ीवाद क्या है। ये एक आर्थिक सिद्धांत और प्रणाली है। यानी कि मर्केंटलिज्म इज एन इकोनॉमिक थ्योरी एंड सिस्टम जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के यूरोप में प्रचलित थी। ये कहाँ पर थी, इन यूरोप फ्रॉम द 16th टू 18th सेंचुरी। बड़ीवाद में सरकार की सक्रिय भूमिका होती है। इसमें गवर्नमेंट क्या होती है, एक्टिव रोल प्ले करती है। तो ये जो है ये बड़ीवाद मर्केंटलिज्म था, जिसके विरोध में क्या आया, लिबरलिज्म इमर्ज हुआ। अब इसका अंत कब हुआ, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की शुरुआत में औद्योगिक क्रांति हुई, जब लिबरल और मार्केट आधारित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति हुई। Mercantilism ended with the Industrial Revolution of the late 18th and early 19th century.
क्या हुआ जब लिबरल एंड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी ग्रो करने लगी। अब देखिए उदारवाद के उदय के क्या क्या कारण माने जाते हैं। पुनर्जागरण, धर्म सुधार, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन यानी वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जनसंचार का विकास यानी कि वहां पर कम्युनिकेशन के टूल्स अलग अलग मिलने लगे। यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय। अब ये मिडिल क्लास क्या है, देखिए यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय से तात्पर्य उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से है जिन्होंने 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में एक नया सामाजिक वर्ग उत्पन्न किया। ये वर्ग विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और व्यापारिक विकास के कारण उभरा। इंग्लिश में देखिए द राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन यूरोपियन सोसाइटी रेफर टू द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज दैट गेव राइज टू ए new social class in Europe between 16th and 19th century. This class emerged particularly due to the industrial revolution, urbanization and commercial development. उदारवाद व्यक्ति व राज्य के संबंध में एक दृष्टिकोण है। ये किस चीज की बात करता है? व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। अब लास्की ने क्या बोला है, आइए देखते हैं। उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की एक आदत है। लिबरलिज्म इज नॉट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल बट ए हैबिट ऑफ माइंड। ये लास्की के द्वारा कहा हुआ कथन है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद। इसका विकास मूलतः कहाँ पर हुआ? यूरोप व इंग्लैंड में हुआ। लिबरलिज्म बेसिकली डेवलप्ड इन यूरोप एंड इंग्लैंड। उदारवादी विचारधारा के जनक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जॉन लॉक, इन्होंने पूर्ण सत्तावादी राज्य का खंडन करते हुए सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया। देखिए लिबरलिज्म के जो की पॉइंट है वो लिमिटेड और क्या है, लिबरल आइडियोलॉजी जॉन लॉक के फादर थे और ये रेफर करते थे ही रिफ्यूटेड द कंप्लीटली ऑथोरिटेरियन स्टेट एंड सपोर्ट करते थे लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को। सामाजिक रूप से उदारवाद धर्मनिरपेक्षता, प्रथाओं, परंपराओं व पुरानी संस्थाओं को नकारता है। यानी कि सोशली लिबरलिज्म क्या करता है? रिजेक्ट करता है सेकुलरिज्म, कस्टम, ट्रेडिशन एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशन एंड एग्जामाइन करता है सोशल एंड रिलीजियस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रीजन एंड कॉन्शियसनेस, तथा तर्क व विवेक के अनुसार सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था की जांच करता है। होब्स ने क्या बोला है? प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील और तार्किक है, वह अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है। According to Hobbes, every person is rational and logical. He strives to fulfill his interest. ये याद रखिएगा, होब्स की डेफिनेशन है। होब्स को उदारवादी नहीं माना जाता क्योंकि होब्स ने क्या किया है? पूर्ण सत्तावादी राज्य का समर्थन किया है। जबकि लोक ने क्या किया है? ये देखिए, लोक ने पूर्ण सत्तावादी राज्य का खंडन किया है और होब्स ने क्या है? होब्स ने सपोर्ट किया है। तो इसलिए हम इन्हें क्या नहीं मान सकते? उदारवादी नहीं मान सकते। अब ये पूर्ण सत्तावादी राज्य क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड पावर यानी कि केंद्रीकृत शक्ति। राज्य की जो शक्ति होती है उसका नियंत्रण एक ही सत्ता, एक ही पार्टी या एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड पावर। जहां पर पावर क्या हो? कंट्रोल हो, स्टेट इन कंसर्ट इन हैंड ऑफ ए सिंगल अथॉरिटी, वन पार्टी एंड वन पर्सन। तो इसको बोलेंगे हम पूर्ण सत्तावादी राज्य। अब आर्थिक रूप से हम उदारवाद देखते हैं। आर्थिक रूप से उदारवाद में हम मानव को उत्पादन, विनिमय तथा वितरण करने, कोई व्यवसाय या व्यापार करने, अपनी संपत्ति रखने व बेचने की स्वतंत्रता देता है। अर्थात राज्य क्या करता है? आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। ये देखिए, इकोनॉमिकली लिबरलिज्म गिव्स फ्रीडम टू ह्यूमन टू प्रोड्यूस, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट टू एनी बिजनेस और ट्रेड टू कीप एंड सेल देयर प्रॉपर्टी, दैट इज द स्टेट विल बी मिनिमल इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक सेक्टर। यानी कि स्टेट का रोल कैसा रहेगा? मिनिमल। अब हम देखते हैं पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से उदारवाद क्या है? शक्तियों के पृथक्करण, शक्ति संतुलन, निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन, सार्वभौम व्यस्क अधिकार, प्रेस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। ये सब किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारे पॉलिटिकल से रिलेटेड है। Liberalism is associated with separation of power, balance of power, fair election, responsible governance, universal adult suffrage, freedom of press and judiciary, protection of rights of minorities. ये हमने पढ़ा पॉलिटिकल लिबरलिज्म। लोक ने संसदीय सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि संसद के द्वारा ही करारोपण का निर्धारण होना चाहिए। लोक ने क्या बोला? लोग सपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को और कहते हैं कि टैक्सेशन जो होना चाहिए डिटरमाइन होना चाहिए बाय द पार्लियामेंट। लोग ने हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। यानी लोग कैसे किसे सपोर्ट करते हैं? नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट को।
लोक ने स्वतंत्रता को महत्व देते हुए क्या बोला, राज्य एक आवश्यक बुराई है। लोक गैव इम्पोर्टेंस टू फ्रीडम, ये याद रखिएगा, उन्होंने किस चीज को महत्व दिया है, फ्रीडम को। और क्या बोला है, स्टेट जो है एक नेसेसरी इविल है, यानी आवश्यक भी है और बुराई भी है। उन्होंने नकारात्मक पुलिस या प्रहरी राज्य का समर्थन किया। नेगेटिव पुलिस और वास्टो स्टेट का क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना के प्रतिपादन के द्वारा संवैधानिक शासन का समर्थन किया। ही सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बाय प्रोपाउंडिंग द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। अब देखिए, शास्त्रीय उदारवादी व्यक्ति व राज्य के संबंध में किसे महत्व देते हैं, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। क्लासिकल लिबरल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल इन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, यानी कि राज्य की जगह किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, व्यक्ति को। बेंथम ने तो यहाँ तक कहा, ये बेंथम का नाम याद रखिए, ये एक उपयोगितावादी है, कि समाज जो है व्यक्तियों का योग मात्र है, अतः व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी व्यक्ति है तो समाज है, इससे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखते हैं हम शास्त्रीय उदारवाद तथा उपयोगितावाद। ये बेंथम जो है, जिन्होंने ये बोला है, सोसाइटी इज अ मेयरली द सम ऑफ इंडिविजुअल, हेंस सोसाइटी हैज नो एक्सिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल। ये उपयोगितावाद है, ये उपयोगितावादी हैं। बेंथम ने उदारवाद को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। देखिए, लोग जो हैं उदारवाद के पिता माने जाते हैं, वहीं बेंथम जो है उपयोगितावाद के माने जाते हैं। तो बेंथम ने क्या किया, उदारवाद को एक अलग रूप दिया जिसको बोला गया उपयोगितावाद। इन्होंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करना है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी पर्सन इज टू अर्न as मच हैप्पीनेस एज पॉसिबल। इसलिए वही शासन प्रणाली राज्य व सरकार से बेहतर है जिसमें लोगों को अधिक से अधिक सुख प्रदान किया जा सके। ये किसने बोला है, ये सब बेंथम के थॉट्स हैं। बेंथम ने उदारवाद की व्याख्या नए आधारों पर की। सेवाइन ने बेंथम को आमूल दार्शनिक कहा। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने रेडिकल फिलोसफर बोला, तो ये नाम याद रखिएगा, सेवाइन, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता का खंडन करते हुए भी व्यक्तिवादी विचारों को बनाए रखा। प्राकृतिक अधिकारों का लोक ने बताए, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, तो इसको इन्होंने क्या किया, बेंथम ने क्या किया, बेंथम ने इनको रिफ्यूटिंग किया, यानी इनको रिजेक्ट किया। अब देखते हैं हम कल्याण सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य, पॉजिटिव लिबरलिज्म। इसको संशोधनात्मक उदारवाद, नैनी स्टेट, सामाजिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद एक ही संकल्पना के नाम है। इन्हें शास्त्रीय ये जो थे, ये इन्होंने जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसको संशोधन किया। सेवाइन ने बोला है कि शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन जे.एस. मिल, स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन ने किया। ये भी नाम याद रखिएगा कि सेवाइन ने किन किन के नाम बताए हैं, जे.एस. मिल, स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन। According to Sevine, the classical liberal ideology was modified by J.S. Mill, Spencer and T.H. Green. मिल और ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी मिल एंड ग्रीन ट्रांसफॉर्म्स क्लासिकल लिबरलिज्म इनटू अ वेलफेयर स्टेट। जे.एस. मिल पहले उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने व्यक्ति व राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की खोज की। क्योंकि पहले जो मतलब उदारवाद है वो किसकी बात करता है, राज्य और व्यक्ति की, लेकिन मिल ने क्या किया, इसमें संशोधन किया और समाज जैसे तीसरे महत्वपूर्ण तत्व को इन्होंने बताया। जे.एस. मिल इज द फर्स्ट लिबरल थिंकर हु डिस्कवर्ड ए थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट कॉल्ड सोसाइटी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। ये याद रखिएगा। जे.एस. मिल की अपनी प्रसिद्ध रचना है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप आवश्यक है, यानी इन्होंने बोला है कि स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नेसेसरी, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती है। क्या होता है, सोशल स्टेटस ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज नॉट द सेम। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहा है। जे.एस. मिल ने कहा कि राज्य के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अतः राज्य का कार्य केवल चौकीदारी करना नहीं, जैसे कि हमने क्लासिकल में पढ़ा, राज्य को कैसा माना है, लोग ने एक प्रहरी राज्य, नाइट वॉच की जो संज्ञा दी है। तो इन्होंने क्या बोला कि राज्य का कार्य केवल चौकीदारी करना नहीं है, बल्कि विधि और व्यवस्था को बनाए रखना भी नहीं है, जबकि इसका काम क्या है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ से जरूरी काम भी करने हैं, एजुकेशन के लिए भी
काम करने हैं और जीवन की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है, ये देखिए इंग्लिश में, J.S. मिल कॉल्ड फ्रीडम ए सोशल गुड। इन्होंने बोला स्टेट शुड प्रोवाइड पीपल विद द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ। जैसे क्लासिकल में बात करते हैं मिनिमल स्टेट की, मतलब नो इंटरफेरेंस। इन्होंने बोला कि कहीं कहीं पर स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, जैसे हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, लाइफ को लेकर। एल टी होब हाउस की बात करते हैं, ये सकारात्मक उदारवाद के प्रबल समर्थक हैं। इन्होंने लिबरलिज्म नामक रचना लिखी। इनकी नाम याद रखिएगा, एल.टी. होब हाउस, और इनकी बुक का नाम है लिबरलिज्म 1911। टी.एच. ग्रीन ने परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य व व्यक्ति के मध्य विरोधाभासों को दूर कर दिया। यानी कि जो क्लासिकल था उसमें स्टेट और इंडिविजुअल के बीच जो भी कॉन्ट्राडिक्शन था उसको इन्होंने दूर कर दिया, टी.एच. ग्रीन ने। इसका इनको याद रखिएगा। टी.एच. ग्रीन ने स्पष्टता कहा कि व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है। मैन इज इसेंशियली ए सोशल एनिमल। सकारात्मक उदारवाद को सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। ग्रीन ने राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना है। ऊपर इन्होंने क्या माना था, लोग ने आवश्यक बुराई माना था। एक सेकेंड, कहाँ पर था, ठीक है बाद में देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा उन्होंने आवश्यक बुराई माना था और इन्होंने क्या माना है, एक अच्छाई माना है। इनके अनुसार, टी.एच. ग्रीन के अनुसार, राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। यानी कि जो भी मोरल लाइफ में जो भी बाधाएं आती हैं उनको राज्य क्या करता है, दूर करता है। अब हम देखते हैं की पॉइंट उदारवाद के। उदारवाद किसकी बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, यानी व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र की, जिसमें राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब होना चाहिए। मतलब समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, मानव अधिकारों की बात करता है, आर्थिक उदारवाद की बात करता है। ये की पॉइंट है हमारे उदारवाद के। अब क्लासिकल लिबरलिज्म की देखते हैं। न्यूनतम सरकार का हस्तक्षेप, यानी मिनिमल स्टेट की बात करता है, ये मिनिमल गवर्नमेंट की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ये भी बात करता है। फ्री मार्केट की बात करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार की बात करता है। कानून के सामने समानता की बात करता है, यानी सबके लिए कानून कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। नेगेटिव लिबरलिज्म में देखिए, व्यक्ति स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं, यानी कि जो इंडिविजुअल है उससे फुल लिबर्टी होनी चाहिए, उसमें नो इंटरफेरेंस होना चाहिए किसी का। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, यानी मिनिमल स्टेट की बात की गई है। फ्रीडम को प्रायोरिटी दी गई है। स्वायत्ता का समर्थन किया गया है। विवेकाधीन स्वतंत्रता की बात की गई है। अब देखते हैं सकारात्मक उदारवाद। इसमें अवसर की समानता दी गई है, यानी अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। सोशल जस्टिस की बात की गई है। पॉजिटिव लिबरलिज्म को क्या बोलते हैं, सोशल लिबरलिज्म भी बोलते हैं। एजुकेशन की बात की गई है। हेल्थ की बात की गई है। एक्टिव राज्य के मतलब क्या, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का रोल एक्टिव होना चाहिए, यानी राज्य सक्रिय होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात की गई है। अब ये देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि हमने आज पढ़ा, ये क्या है, ये सकारात्मक और नकारात्मक उदारवाद दोनों के विचारक हैं। और इसाया बर्लिन, ये भी नकारात्मक उदारवाद के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन्होंने सकारात्मक उदारवाद का भी विचार दिया। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आज हमने क्या कवर किया, हमने लिबरलिज्म कवर किया। उदारवाद में हमने क्या क्या पढ़ा, क्लासिकल, नेगेटिव, पॉजिटिव और इसके की पॉइंट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।